हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2। देखो पार्ट 2 में हम एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो पार्ट 1 जब हमने किया था तो वहां पे जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन सारे मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ प्रोसेस एडवांस के लिए भी चलेगा। तो जब भी मैं पीवाईक्यू कराऊंगा तो आपको कोशिश यही रहेगी कि जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको कराऊं। इससे क्या होगा कि आपका एक थॉट क्लियर होगा कि पिछले 2-3-4 सालों में कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर एडवांस के भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आइडिया तो हमें मिल ही जाएगा कि कैसे सवाल एडवांस में हमसे पूछे जा रहे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशन। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हुए चलेंगे। जो बातें, जो भी चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं उनको नोट जरूर करना है, अपने हाथों से लिखना जरूर है, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा चीजें याद रहेगी आप लोगों को। सेकेंडली, आपको डीपीपीज मिलती हैं, वो डीपीपी सॉल्व कीजिए। कहां मिलेगी? तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrain.com पे आप ये चीज देख सकते हो जाके। ठीक है, सो डीपीपीज आपको मिलती है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए वेबसाइट पे जाके, उनको सॉल्व कीजिए। इन केस किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो वो वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। मैं कोशिश ये करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको करा सकूं, लेकिन अगर, क्योंकि देखो यार मैं भी टाइम के साथ बाउंडेड हूं थोड़ा सा, है ना, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। तो क्या होता है कि भाई जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो तो है ही से सफिशिएंट, लेकिन इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सो मेक श्योर वो क्वेश्चंस भी आप खुद से सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने वादा किया था मैं कराऊंगा, वो मैं कर रहा हूं। पिछले सेशन में मैंने जेईई मेंस के पीवाईक्यू कराए थे, आज मैं जेईई एडवांस के पीवाईक्यू करा रहा हूं। तो जितने मैक्सिमम पीवाईक्यूज हो सकते हैं वो मैं कराऊंगा, इसके अलावा जो रह जाते हैं वो आप खुद से जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपने प्रॉपर्ली फॉलो की तो मैं ये बात की गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा, बट आपको भी शिद्दत मेंटेन करनी है अपनी यहाँ पे, है ना। ये नहीं कि भाई 1-2 हफ्ते के लिए तो आपने भाई हाँ ठीक है एफर्ट्स करेंगे, सब पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, 2 हफ्ते के बाद कहीं और दोस्ती हो जाए, फिर उनके साथ घूम रहे हो तुम लोग, ये सब कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना। जो तुम्हारी शिद्दत है ना वो सिर्फ इसी के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए अपनी शिद्दत मत दिखाना फिर इसके बाद। ठीक है, चलिए भाई, पेन पेपर है ना तुम्हारे पास? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल 2021 का ही हमारे पास आया है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ। एक प्रोजेक्टाइल को ओ पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया ऑन द ग्राउंड एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे, विद अ स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड। द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बेटा जैसे वो प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गया वहां पे वो 2 टुकड़ों में बट गया। पहला टुकड़ा जो था वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर जाता है और ग्राउंड तक पहुंचने में उसे समय लगा 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग। द अदर पार्ट t seconds after the splitting falls to the ground at a distance x meter from the point O. Then acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Find the value of t and find the value of x. क्या बोला गया? एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन जैसे वो पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा वहां वो 2 टुकड़ों में बट गया। तो एक पार्टिकल को जब मैंने यहां पे प्रोजेक्ट किया था फ्रॉम द पॉइंट O विद अ स्पीड ऑफ 5√2 एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम दिस। इट हैज टू गो लाइक दिस। इसको जाना ऐसे था, लेकिन जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया वो ब्रेक हो गया बेटा 2 डिफरेंट पार्ट्स में। पहला पार्ट जो था वो तो फ्री फॉल करने लगा, यहां पे वर्टिकली नीचे गिरने लगा। नीचे तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? उसको यहां से नीचे तक पहुंचने में जो टाइम लगा है इट विल बी 0.5 सेकेंड्स। दूसरा पार्टिकल बेटा क्या होगा? दूसरे पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ जाएगा विद सम वेलोसिटी v', मुझे नहीं पता वो v' कितना है, बट वो गया और जाके यहां पे गिरा। एंड द पॉइंट जहां पे वो पार्टिकल गिरता है, द पॉइंट जहां पे वो पार्टिकल गिरता है वो, एक मिनट रुको, हाँ, तो वो पॉइंट जहां पे वो पार्टिकल गिरता है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x डिस्टेंस दूर है। वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना? x डिस्टेंस दूर है। अच्छा सर, अगर यहां पे ये पार्टिकल यहां पे आके स्प्लिट नहीं होते तो यहां इसका रेंज कुछ इस प्रकार से होता बेटा। ठीक है, अगर ये पार्टिकल स्प्लिट नहीं होते तो ये होती पार्टिकल की रेंज। अगर ये पार्टिकल
स्प्लिट नहीं होते, सो दिस वुड बी द रेंज ऑफ द पार्टिकल। बट क्योंकि क्या हुआ, ये पार्टिकल यहां पे स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होने की वजह से अब इसको कुछ और वेलोसिटी मिली होगी यहां पे। यूजुअली हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जो होती है प्रोजेक्टाइल की वो होती है यू कॉस थीटा। बट ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो पार्टिकल था बेटा, वो दो टुकड़ों में बट चुका है। अगर ये दो टुकड़ों में नहीं टूटता तो ये इसकी रेंज हो जाती है यहां तक। ये कहां गिरता बेटा, आके इस पॉइंट पी पे गिरता। पर हुआ यूं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वो दो टुकड़ों में टूट गया। पहला टुकड़ा सीधा नीचे गिर गया, दूसरा टुकड़ा आगे की तरफ गया विद सम वेलोसिटी ऑफ v डैश, जिसकी वजह से वो गिरा जाके Q पॉइंट पे। ये जो Q पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x डिस्टेंस दूर है। जो पॉइंट P है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से r डिस्टेंस दूर है। r इज द रेंज बेटा, r यहां पे क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। एंड द रेंज वी नो बेटर, इट इज योर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या यही होता है रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। बेटा इस पार्टिकल को मैं इनके नामकरण कर दूं, ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल को नीचे गिरने में जो टाइम लगा है वो है t। दूसरे पार्टिकल को नीचे गिरने में जो टाइम लगा है वो है t। तो ये t मुझे फाइंड आउट करना है, ऑल्सो मुझे ये x फाइंड आउट करना है। तो मुझे दो चीजें बताइए, x का वैल्यू और t का वैल्यू कैसे करेंगे, कैसे करें सर? यहां पे मेरे हिसाब से मुझे जो थॉट आ रहे, वैसे ये क्वेश्चन जो है आगे के आने वाले चैप्टर्स से रिलेटेड है। कुछ लोग इसको सेंटर ऑफ मास से करेंगे, कुछ लोग इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे। तो मैं उन लोगों में से हूं जो इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से करने वाला, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट तरीका है। बेटा वी नो कि पार्टिकल स्प्लिट कहां हुआ है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं बात कर रहा हूं एट हाईएस्ट पॉइंट की, एट द हाईएस्ट पॉइंट। स्पेलिंग देख लेना, मैंने पता नहीं गलत लिख दी हो तो। बिफोर स्प्लिटिंग वेलोसिटी क्या थी बेटा, बिफोर स्प्लिटिंग वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा। आफ्टर स्प्लिटिंग वेलोसिटी क्या हो गई, पार्टिकल पहले की वेलोसिटी तो हो गई है 0, दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी v डैश, जो मुझे फाइंड आउट करना है बेटा। अच्छा एक बात बताइए, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या तुम लोग गए थे इसको तोड़ने के लिए, या कोई और आया था इसको तोड़ने के लिए? कोई नहीं आया, खुद ब खुद स्प्लिट हो गया सर। ये पार्टिकल जो था खुद ब खुद स्प्लिट हुआ है, कोई नहीं आया इसको तोड़ने के लिए। और अगर कोई नहीं आया इसको स्प्लिट करने के लिए, ये खुद ब खुद अगर स्प्लिट हुआ है, तो आई मस्ट से दैट देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, सिंस देयर इज नो external force on the particle. Since there is no external force on particle, therefore particle का जो initial momentum था वो बराबर हो जाएगा final momentum के। So this is from the momentum conservation. बेटा अगर पार्टिकल पे कोई भी नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो यहाँ पे पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। अच्छा मोमेंटम के बारे में पता नहीं हो तो लिख लेना, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। पता तो होगा इसी, खैर मोमेंटम के बारे में तो सुना होगा कभी ना कभी तुम लोगों ने। तो बेटा इनिशियल मोमेंटम कहां होगा, बिफोर द स्प्लिटिंग वाला। तो बेटा पार्टिकल का मास कितना, m। क्या वो इक्वल टुकड़ों में बटा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल सर, वो इक्वल टुकड़ों में ही बटा है। क्या वो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, बिल्कुल सर। तो यहां पे आइए जरा, बिफोर द स्प्लिटिंग इनिशियल मोमेंटम बेटा, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी u cos थीटा। आफ्टर स्प्लिटिंग ये हो जाएगा m/2 इनटू बेटा फाइनल पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी 0, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी पता नहीं सर, निकालते चलो भाई, m/2 इनटू v डैश। इक्वल टुकड़ों में बटा है ना, तो m/2 हो जाएगा। सो m इनटू बेटा ये कितना था, 5√2 cos 45, 5√2 cos 45 डिग्री इक्वल्स टू m v डैश डिवाइडेड बाई 2। m से m मर जाएगा, 5
अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस 45 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू वी डैश बाई 2। अंडर रूट 2 से अंडर 2 मर जाएगा, वी डैश का वैल्यू बनेगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला मुझे? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। क्या मिल गया मुझे? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। आप देख सकते हैं बेटा सेकेंड पार्टिकल जो है वी डैश स्पीड से जा रहा था, सेकेंड वाला पार्टिकल वी डैश स्पीड से जा रहा था। क्या सेकेंड पार्टिकल के पास वर्टिकल में कोई वेलोसिटी थी? कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो सेकेंड वाले पार्टिकल के पास सिर्फ इनिशियली हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी थी, वर्टिकल में वेलोसिटी 0 थी। सेकेंड पार्टिकल के पास वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल में, जो मैंने फाइंड करी 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है वो, जो मैंने फाइंड करी, एंड इट कम्स आउट बी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा दोनों के दोनों पार्टिकल सेम हाइट पे थे? बिल्कुल सर, दोनों के दोनों पार्टिकल सेम हाइट पे थे। इसके पास भी इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, सेकंड पार्टिकल के पास भी वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है। पहले पार्टिकल के पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, दूसरे पार्टिकल के पास वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो बेटा जितना टाइम पहले पार्टिकल को लगा नीचे आने में, क्या दूसरे पार्टिकल को भी उतना ही टाइम लगेगा? लिखो यहां पे since time taken by both particles, since time taken by both particles to reach the ground, to reach the ground should be 0। जमीन तक पहुंचने में दोनों पार्टिकल्स को जो टाइम लगेगा, क्या लिख रहा हूं मैं, वो सेम लगेगा। आप सही, शुड बी सेम, 0 पता नहीं क्यों बोल रहा था। क्या उनको सेम समय लगेगा नीचे आने में? एक पार्टिकल जिसको ड्रॉप किया तो वो नीचे आया, एक पार्टिकल जिसको हॉरिजॉन्टली फेंका है, बेटा हॉरिजॉन्टली फेंका है, वर्टिकल में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। देखो वर्टिकल में उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, उसको तो हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था। तो दोनों पार्टिकल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, दोनों पार्टिकल सेम हाइट पे, तो जितना टाइम पहले पार्टिकल को लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, क्या उतना टाइम सेकंड वाले पार्टिकल को भी लगेगा? यही तो कहानी होती है 2 डायमेंशन मोशन की। जितने टाइम में पार्टिकल नीचे आएगा उतने टाइम में पार्टिकल आगे भी जाएगा। चलिए भाई बहुत ही शानदार। सो ये डिस्टेंस x डैश हो जाएगा, है ना। इस डिस्टेंस x डैश की कहानी को समझना पड़ेगा हम लोगों को। मान लीजिए ये जो P से लेके Q का डिस्टेंस है, इसको मैंने x डैश कहा। P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है उसको x डैश कहा। ये वाला डिस्टेंस बेटा r/2 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से इसको नाम दूं d। सो d से लेके q तक का जो डिस्टेंस होगा dq, निकाल पाओगे आप लोग? d वो पॉइंट है जहां पे ये पार्टिकल गिरा था के। सो d इज द पॉइंट जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे था। तो d से लेके p r/2, p से लेके q x डैश। लेट्स सॉल्व दिस फॉर द सेकंड पार्टिकल। तो ये सेकंड पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा? सेकंड पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा? सर सेकंड पार्टिकल को भी 0.5 सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टिकल सेम हाइट पे है। दोनों के दोनों पार्टिकल सेम हाइट पे, दोनों पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। तो भाई दोनों पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा। पहले पार्टिकल को अगर 0.5 सेकंड लग रहा है तो दूसरे पार्टिकल को भी 0.5 सेकंड्स ही लगेगा। द वैल्यू ऑफ t इज 0.5 सेकंड। द वैल्यू ऑफ t इज 0.5 सेकेंड। चलिए भाई बहुत शानदार। अब x का वैल्यू निकालना है बेटा। ये x है, मुझे x निकालना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले x डैश निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व दिस फॉर द सेकंड पार्टिकल। सेकंड पार्टिकल के लिए इसको सॉल्व किया जाता है। सो फॉर पार्टिकल 2 हैशटैग फॉर पार्टिकल 2। बेटा ये रहा दूसरा पार्टिकल, मूव कर रहा है v डैश वेलोसिटी से, इधर जाके गिरेगा कहीं पे। दिस पॉइंट, दिस होल डिस्टेंस वी हैव इज, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट Q है, इट इज योर r/2 प्लस का x डैश। सहमत हैं आप लोग मेरी बातों से? क्या ये डिस्टेंस बेटा r/2 प्लस x डैश हो जाएगा? v डैश का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 10 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक आने में जो समय लगा है 0.5 सेकेंड से वो। चलिए बेटा तो रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। रेंज का फॉर्मूला आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इट इज v डैश इंटू टी, 10 इंटू 0.5 इज रेंज। कितना है यहां पे? r/2 प्लस का x डैश।
सो r बाई टू प्लस का x डैश इक्वल्स टू 5, x डैश का वैल्यू होगा 5 माइनस r बाई टू, x डैश का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस r बाई टू। यार रेंज कितनी थी, रेंज कितनी थी यार, रेंज का तो पता ही नहीं हमें, r का तो पता ही नहीं है। चलिए भाई 45 डिग्री पे रेंज आपको पता है कितनी होती है, 45 डिग्री पे रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बोले तो 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, सो इट कम्स आउट बी 5 मीटर। बेटा तो रेंज मिल गई हम लोगों को, 45 डिग्री पे जो रेंज होती है वो है 5 मीटर की। लेट्स पुट इट ओवर देयर। तो रेंज है 5, तो इट विल बी 5 माइनस 5 बाई 2 कितना होता है बेटा, ये 5 बाई 2 होता है। सो इट कम्स आउट बी 2.5 मीटर। सो x डैश का वैल्यू हमें मिल गया, x डैश का वैल्यू 2.5 मीटर है। चलो अपने पुराने डायग्राम पे आओ फिर से। बेटा x डैश कितना 2.5, x का वैल्यू कितना होगा r प्लस x डैश। x का वैल्यू कितना होगा देखो जरा, x का वैल्यू r प्लस x डैश। फ्रॉम द डायग्राम x इज इक्वल्स टू r प्लस x डैश, लिख दो यहीं पे। फ्रॉम फिगर ऑन फर्स्ट पेज, x का वैल्यू जो आ रहा है वो r प्लस x डैश है। r कितना 5 मीटर प्लस x डैश कितना 2.5 मीटर। सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 7.5 मीटर। तो x का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो इट कम्स आउट बी 7.5 मीटर। x का वैल्यू अगर आपको चाहिए सो इट विल बी 7.5 मीटर। तो आंसर आ गया 7.5 मीटर, यही है हमारा फाइनल आंसर। द वैल्यू ऑफ x इज 7.5 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 2021 का पहला सवाल। समझ आया? ये पता चला x को r प्लस x डैश लिखते हैं, x डैश निकालने के लिए ये वाला dq इज द रेंज फॉर द सेकंड पार्टिकल ओनली। सेकंड पार्टिकल का रेंज था ये r बाई टू प्लस x डैश, x डैश निकाला है ना। चलिए भाई समझ तो आया होगा तुम लोगों को। छाप लो एक बार फिर से, इसको छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते। क्लियर रहेगी बातें सभी को? ये सब लिख लो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ था। अगर ये पार्टिकल स्प्लिट नहीं होते, अगर इनका बंटवारा नहीं होता तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रहती u cos थीटा। बट क्योंकि पार्टिकल्स का हो चुका है बंटवारा, तो अब पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग होगी। पहला वाला पार्टिकल स्पीड 0, दूसरे वाले पार्टिकल की स्पीड v डैश। तो यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पार्टिकल पे, तो ऐसे केस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जाता है बेटा। मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कौन सा? बिफोर द स्प्लिटिंग वाला। आफ्टर फाइनल मोमेंटम क्या? आफ्टर द स्प्लिटिंग वाला। ठीक है, तो वहां से कंपेयर करके v डैश मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये सारी बातें नोट करी ना आप लोगों ने? देख लो एक बार जल्दी से, किया नोट? फिर यहां पे सिर्फ सेकंड पार्टिकल के लिए सॉल्व किया। सेकंड पार्टिकल को वेलोसिटी मिल चुकी है। ऑल्सो पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल सेम हाइट पे था, दोनों के पास वर्टिकल में 0 वेलोसिटी, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा नीचे आने में। तो पहले पार्टिकल के लिए तो बोल रखा था कि उसको 0.5 सेकंड्स लग रहे हैं, तो दूसरे पार्टिकल को भी कितना लगेगा? 0.5 सेकंड ही लगेगा। फिर दूसरे पार्टिकल के लिए भी हमने स्पीड बता दी, हियर इट इज। एंड इस केस में हम रेंज निकाल सकते हैं। रेंज होगा r बाई टू प्लस एक्स डैश। वो कहां से दिखता है? यहां से देखो बेटा, इसका रेंज, सेकेंड पार्टिकल का रेंज, सेकेंड पार्टिकल का रेंज r बाई टू प्लस एक्स डैश। सिर्फ सेकेंड पार्टिकल का रेंज देखो बेटा, सिर्फ सेकेंड पार्टिकल का रेंज r बाई टू प्लस एक्स डैश, r बाई टू प्लस एक्स डैश। सो यहां पे हमने बोला कि सेकेंड पार्टिकल का जो रेंज होगा वो r डैश विल बी r बाई टू प्लस का x डैश इक्वल्स टू v डैश इंटू t। सॉल्व किया, x डैश आ रहा है 2.5 मीटर। फिर पहले पेज पे जो डायग्राम था उसको हमने देखा, पहला पेज पे डायग्राम ये रहा। इसको देख के हमने बोला कि यार x निकालना है ना, x तभी मिलेगा जब मैं r प्लस x डैश करूं। x मुझे तभी मिलेगा जब r प्लस x डैश करूंगा। तो r निकाला मैंने 5 मीटर, x डैश 2.5 मीटर, 5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 7.5 मीटर। है ना सिंपल क्वेश्चन? बहुत ही ज्यादा। चलिए भाई
लिख लीजिए इसको भी, लिख लिया सभी ने? बढ़े अगले सवाल की ओर। ओके, अगला सवाल 2020 का हमारे पास आया बेटा। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस का 400 अंडर रूट ऑफ 3 वाई कैप न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड इन अ रीजन। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन। बेटा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं फील्ड का और चार्ज के रिलेशन का। जैसे ग्रेविटेशन की फील्ड होती है बेटा, है ना, आपने ये चीज देखी है कि एक मास पार्टिकल दूसरे मास पार्टिकल पे फोर्स लगाता है इवन विदाउट टचिंग, बिना छुए एक दूसरे पे फोर्स लगा देते हैं। कैसे लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स है? वो तो टच भी नहीं कर रहे। अब तुम्हें अगर किसी को धक्का मारना होता है तो तुम्हें उसको टच करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि जादू कर रहे हैं, नहीं होता। तो वैसे ही मास पार्टिकल को भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए एक दूसरे को टच करना चाहिए था, बट विदाउट टचिंग ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे। कैसे? अरे बहुत सिंपल है, ये अपनी फील्ड जनरेट करते हैं, ये अपना इलाका निर्धारित करते हैं। ये अपने अपन का इलाका है ना, इसमें कोई नहीं आएगा। तो इसने क्या किया भाई, अपना एक फील्ड, अब फील्ड वैसे अलग तरीके से बनाई जाती है, मैं बस तुम्हें थोड़ा भावनाएं समझा रहा हूं। फील्ड के लिए लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है ना, फील्ड के लिए लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे सपोज करो ये इलाका है, इसने अपना डिफाइन किया है पूरा, ये इसने अपना पूरा इलाका यहां से सोच लिया कि भाई मेरा इलाका सिर्फ इतना इतना सा है, ठीक है, थोड़ा एक इलाका और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इसने बोला कि भाई मेरे इलाके में जो कोई भी आएगा मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा, मेरे इलाके में जो भी आएगा मैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा। तो बेटा कोई भी मास पार्टिकल अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। वैसे तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी नहीं दिखती, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बनाया है। ग्रेविटेशनल फील्ड का पैटर्न अलग रहता है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे मास था बेटा, वैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है और बोलता है जो भी मेरे इस फील्ड में आएगा उसको मैं या तो अट्रैक्ट कर लूंगा या फिर रिपेल करूंगा। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और जो चार्ज पार्टिकल फील्ड बनाता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखो ये डिपेंड करता है कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है ना। तो सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा इलाका इसका है, इसने बोला भैया हमारे इलाके में कोई आया तो हमसे बुरा कोई ना होगा, ठीक है, हमें जुर्माना देना पड़ेगा अगर हमारे इलाके में आओगे तो, और हो सकता है हम या तो अट्रैक्ट कर ले या फिर रिपेल करते हैं ना। चलिए भाई, तो क्या होता है बेटा, ये इसका पूरा इलाका इसने बना दिया है ना। अब इस इलाके में ये जो लाइंस है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो लाइंस है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो इसका इलाका होता है, किसी भी चार्ज का जो इलाका होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज का जो इलाका है, एरिया है, उसका क्या बोलेंगे, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। कोई दूसरा चार्ज अगर इसमें आ गया तो इसको दूर भगा देगा, अगर कोई माइनस का चार्ज आ गया तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये सारी बातें होती है। तो इससे एक बात साफ समझ आती है कि कोई भी फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा तो वो फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर आपने नेगेटिव चार्ज को रखा तो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। आप देख रहे हो फील्ड कहां जा रही है, बाहर की तरफ। फील्ड कहां जा रही है, बाहर की तरफ। फील्ड कहां जा रही है, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर फील्ड में रखा गया है तो वो फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज को रखा है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझानी थी मुझे, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे पूरा बना के दिखा रखा है आप लोगों को। दिस इज द, ये फील्ड की लाइंस बनाई हुई है, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा। इसमें एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, वो पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा है, इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन विद द स्पीड ऑफ दिस पार्ट। तो बेटा क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा, ये पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन फील्ड क्या करेगी, पार्टिकल को नीचे लाएगी, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, अपने रास्ते से भटकेगा। फील्ड फिर से नीचे लाएगी, फिर वो अपने रास्ते से और भटकेगा और इट विल गो लाइक फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को आपने फील्ड में प्रोजेक्ट किया तो वो पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, ये फील्ड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिससे कि पार्टिकल नीचे की तरफ खिंचा चला आएगा, एंड यस इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गए। यहां पे भी क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, बट क्योंकि हमारे प्रोजेक्टाइल में इसकी जरूरत पड़ी इसलिए हमें यहां पे समझना पड़ता है इसको, ठीक है। ठीक है सर, समझ गया मैं। तो ये फील्ड क्या कर रही है, हमारे इस चार्ज पे फोर्स लगा रही है। फील्ड क्या करती है, हमारे जो चार्ज पार्टिकल था बेचारा,
इस बेचारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रही है फील्ड इस बेचारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब फोर्स कितना लगाएगी वो देखना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाएगी भाई, आओ जरा दिखाते हैं। सर जी यहां पे जो फोर्स लगता है इट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू ई। यहां पे किसी भी चार्ज को अगर आपने फील्ड में रख दिया, किसी भी चार्ज को अगर आपने फील्ड में रख दिया तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। तो ये जो फोर्स होता है बेटा ये होता है Q इंटू ई, वे Q इज द चार्ज, किसका, इनका चार्ज, या तो ये वाला या फिर ये वाला। Q इज द चार्ज, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई हो जाते हैं। अच्छा हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिखते हैं, तो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिखते हैं। तो बेटा इन दोनों इक्वेशन से एक चीज मुझे सामने नजर आ रही है कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। सो फ्रॉम हियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय एम। क्या एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम हो जाएगा? हाँ क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही आ गया। तो यहां से जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पार्टिकल के ऊपर भी लगता रहेगा। एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। क्यू क्या है, पार्टिकल का चार्ज है, क्या हमें वो पता है? नहीं पता सर। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, क्या वो हमें पता है? नहीं पता। पर उसने देखो q अपॉन m का रेशो दे दिया आपको, q अपॉन m का रेशो दे दिया है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E पता है हम लोगों को? बिल्कुल पता है सर। E का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी योर 400 अंडर रूट ऑफ 3। E का मैग्नीट्यूड 400 अंडर रूट ऑफ 3 न्यूटन पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, Q बाय M का रेशो पता है, तो इस पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। कंसीडरिंग द x एक्सिस एंड द y एक्सिस लाइक दिस, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, तो माइनस का आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। चलिए, तो इसने बोल दिया है कि पार्टिकल का हमने टारगेट क्या किया था? हमने टारगेट किया था कि ये पार्टिकल ऐसा जाएगा कि वो टी पे जाके हिट कर जाएगा। हमारा टारगेट था कि पार्टिकल टी पॉइंट को जाके हिट कर जाए, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। हमारा टारगेट क्या था कि ये पार्टिकल जो है इस टी पॉइंट को हिट कर जाए। तो उसने देखो रेंज दे दी आप लोगों को, उसने आपको रेंज दे रखी है ऑलरेडी, 5 मीटर की है। तो चलिए भाई देखिए इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, जल्दी से दिमाग लगाएंगे सभी। चलिए भाई किया ट्राई सभी ने। ये सारी बातें अभी थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रख देता हूं क्योंकि ये बहुत आगे तक चला गया पार्टिकल, इतना आगे हमें लेके जाना नहीं था इसको। मैं तो बस तुम्हें भावनाएं समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है इसमें से, है ना। मैं तो बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में हो क्या रहा है। हमारा टारगेट तो यही है कि पार्टिकल टी को हिट करे। पार्टिकल अगर कभी भी रास्ते में होगा उस पर एक फोर्स लगेगा, उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा। फोर्स तो हमें पता है Q इंटू ई हो जाएगा यहाँ पे। एक्सेलरेशन जो है वो भी हमें पता है, इट विल बी Q E बाई एम। बहुत ही शानदार। चलिए भाई, तो Q बाई एम भी पता है। अच्छा इसकी इनिशियल स्पीड भी दे रखी है आपको, देखो दिस इज द इनिशियल स्पीड। तो एक बार अगले पेज पे लिख दूं सारी चीजें क्या क्या गिवन है हमें। सो व्हाट आर द गिवन डाटाज वी हैव। पहली चीज U दे रखे हैं हम लोगों को, कितना है वो चेक कर लेते हैं। U का वैल्यू है 2√10, 2 अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस का 400 अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप न्यूटन पर कूलम है। तो मैं E का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। मैग्नीट्यूड आएगा 400 अंडर रूट ऑफ 3 न्यूटन पर कूलम। फिर Q बाय M का रेशो आपको दे रखा है, Q बाय M का रेशो 10 की पावर 6 एक बार चेक कर लेते हैं। 10 का पावर 10 है। इसके अलावा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, वो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो Q बाय M है 10 की पावर 10, 10 का पावर 10 कूलम पर केजी। रेंज 5 मीटर, रेंज भी दे रखी है 5 मीटर की है। तो सबसे पहली चीज वो आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं। बता पाएंगे आप लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? यही पूछा है, देखो द पार्टिकल विल हिट द टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द पार्टिकल विल हिट द टी इफ प्रोजेक्टेड ईदर एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल टी को हिट करना चाहिए, उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, आओ चर्चा करते हैं इस पे। अच्छा एक्सेलरेशन पता है तुम लोगों को कितना है? हाँ सर, इस बार मुझे ये भी पता है, y में एक्सेलरेशन है Q E बाय M।
सो Q बाई एम 10 का पावर 10 इनटू फील्ड कितना 400 अंडर रूट ऑफ 3, सो इट विल बी अ 4 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 का पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में लगा लेना क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था। अच्छा, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g की जगह पे ए वाई, g की जगह पे ए वाई। हाँ, ये गलती मत करना। इन्होंने बोला है कि कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता तो मैं g लिखता, बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो g नहीं आएगा, यहां पे आएगा एक्सेलरेशन अलोंग द y। g की जगह इस बार कौन आ रहा है, एक्सेलरेशन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, सो रेंज 5 इक्वल्स टू u स्क्वायर, बेटा u कितना है 2, 4 इंटू 10 इंटू 10 का पावर 6 का स्क्वायर 10 का पावर 12 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा ये देखो कितना बनेगा 4 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 का पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 का पावर 12 से 10 का पावर 12 मर जाएगा, 4 से 4 मर जाएगा, और कुछ 5 से 2 टाइम्स ये मर जाएगा, सो ये रूट 3 इधर आएगा, तो रूट 3 बाई 2 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। बेटा ये कब मिलता है, ये तो तब मिलता है ना जब साइन 60 होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां पे साइन 2 थीटा रूट 3 बाई 2 आ रहा है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 आ रहा है। रूट 3 बाई 2 मतलब साइन का 60 डिग्री, तो मेरे बच्चे 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है तो रेंज कितना होगा 5 मीटर। सो इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन रेंज विल बी योर 5 मीटर। और अगर बेटा रेंज 5 मीटर है तो पार्टिकल क्या टी पॉइंट पे जाके हिट करेगा। अगर रेंज 5 मीटर है तो पार्टिकल टी पॉइंट पे जाके हिट करेगा, बिल्कुल करेगा सर। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी है साथ साथ कि अगर ऐसे दो एंगल होते हैं ना, ऑल्सो ऐसे दो एंगल होते हैं बेटा जिसपे रेंज सेम होती है, तो अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो रेंज सेम हो जाती है, देन ऑल्सो। तो अगर थीटा 60 डिग्री है तो भी रेंज कितनी होगी 5 मीटर होगी। मतलब ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसपे सेम रेंज मिल रही है, एक तो 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। इन दोनों केसेस में पार्टिकल जो है टी पॉइंट पे हिट करेगा, तो इन बोथ द केसेस पार्टिकल विल हिट द पॉइंट टी। तो कौन सा ऑप्शन सही बोले बेटा, 45 डिग्री वाला, पार्टिकल विल हिट द टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बहुत गलत बात बोल दी इन्होंने, काट देंगे इसको। द पार्टिकल विल हिट द टी, बेटा इसका तात्पर्य यही है कि रेंज 5 मीटर होनी चाहिए। पार्टिकल विल हिट द टी, इसका मतलब यही है कि रेंज 5 मीटर होनी चाहिए। तो पार्टिकल टी को हिट तभी करेगा जब एंगल 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री हो। बहुत अच्छी बात बोली सर इन्होंने, बहुत ही शानदार। The time taken by the particle to hit the target t could be 5 by root 6 under root of 5 by 6 microsecond as well as under root of 5 by 2 microsecond. The time taken by the particle to hit the target is under root of 5 by 3 microsecond. बेटा अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बातें कर रहा है, पहले तो उसने रेंज की बातें करी थी, अब वो टाइम ऑफ फ्लाइट की बातें कर रहा है। चलिए भाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कोई बड़ी बात है क्या हमारे लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट कोई बड़ी बात है हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं सर, अभी निकाल देते हैं। Time of flight will be 2u sin theta divided by a y. So time of flight 2 into u का वैल्यू कितना होता है देखो एक बार, 2 रूट 10, 2 अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 10 का पावर 6। बेटा थीटा कितना था, थीटा या तो आप 30 डिग्री ले लीजिए या फिर आप 60 डिग्री ले लीजिए, जो पसंद आए वो ले लो। दो आंसर बन सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के भी, 30 डिग्री पे आंसर कुछ और होगा, 60 डिग्री पे आंसर कुछ और होगा। मैं अभी 30 डिग्री ले रहा हूं बेटा, पहले मैं 30 डिग्री ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय ए वाई। भाई कितना एक्सेलरेशन है इसमें, कितना एक्सेलरेशन है, 4 रूट 3 10 का पावर 12, 4 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 का पावर 12। मेरे बच्चे 2 2 4 होते हैं, सो टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय 3। बेटा ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 माइनस का 12 इंटू साइन 30 1 बाई 2 होता है। ये 2 को अंदर भेजेंगे, सो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 बाय 3। बेटा ये 2 अंदर आएगा तो क्या 4 हो जाएगा, सोचो देखो, जब ये 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 10 का पावर माइनस का 6। बेटा ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6,
सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 2 to the 4 है ना. So time of flight will be under root of 5 divided by 6 into 10 का पावर माइनस का 6 seconds. Can be also written as under root of 5 divided by 6 microsecond. मेरे बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 5/6, वो भी अंडर रूट में माइक्रो सेकेंड. ये कब मिला? जब मैंने थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट किया था. चलिए भाई, अगर थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करें तो, अगर मैं थीटा की जगह पे इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा अंडर रूट ऑफ 5/2 10 का पावर माइनस का 6 सेकेंड्स. सो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा अंडर रूट ऑफ 5/2 माइक्रो सेकेंड. ठीक है, सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो बेटा दोनों एंगल कंसीडर किए जा सकते हैं. ठीक है, 30 डिग्री पे भी और 60 डिग्री पे भी. 30 डिग्री पे जब आपने सॉल्व करा सो टाइम ऑफ फ्लाइट आया 5/6 माइक्रो सेकेंड. 60 डिग्री पे जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 5/2 माइक्रो सेकेंड्स. तो यही आंसर सही है, डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, भरोसा करते हो मेरे पे? नहीं करते ना, तो नहीं करते तो ये लो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 60 डिग्री पुट करके देख लेना. इसमें थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करके देख लेना तुम लोग. ठीक है, आंसर सेम ही आएगा. मैंने तो किया था तभी मुझे पता है. सो लेट्स नोट इट डाउन फ्रॉम हियर. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग. कर लिए नोट सभी ने? सारी बातें नोट करिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से. बहुत बढ़िया. इधर आइए, ये सब कुछ, ये तो खैर एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है. हैशटैग ज्ञान की बात. जैसे तुम्हारा मन की बात होता है वैसे हमारे पास भी ज्ञान की बात है ना. सो हैशटैग ज्ञान की बात नोट करो जल्दी से. ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा. अभी थोड़ा समय रखो, सब्र रखो, सॉरी, सब कुछ आएगा. कर लिए नोट? हो गया? यहां तक पूरी बातें आ गई. 30 डिग्री पे अंडर रूट ऑफ 5/6 और जब मैं 60 डिग्री पुट करूंगा तो अंडर रूट ऑफ 5/2. तो दोनों आंसर सही है बेटा, दोनों ही आंसर सही है. अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे 30 डिग्री पे अंडर रूट ऑफ 5/6 आएगा, 60 डिग्री पे अंडर रूट ऑफ 5/2 आएगा. तो घबराने वाली बात नहीं कोई, है ना. चलिए भाई, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल अगला भी बेटा. 2020 में एक सवाल और पूछा गया था. 2 पेपर होता है ना, तुम्हें पता है? हाँ, बहुत बढ़िया. Starting at time t equals to 0 from the origin with the speed of 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane so that its coordinates are related as y equals to x square by 2. बेटा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं. t equals to 0 पे हम लोग कहाँ थे? ओरिजिन पे. एक पार्टिकल ने चलना शुरू किया with the speed of 1 meter per second. A particle follows a two-dimension trajectory, two-dimension path follow कर रहा है और उस पाथ की जो इक्वेशन है वो है y equals to x square divided by 2. तो पार्टिकल जो है एक रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. देन x एंड y कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर डिनोटेड बाय ax एंड ay. बेटा y में जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसको ay से लिखेंगे, x में जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसको ax से लिखेंगे. तो ax 1 होगा, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल जो है ओरिजिन पे है और उसका y का जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. अगर ax 1 है तो मैं बोलूं क्या y भी 1 होगा? चलो देखते हैं. अगर ax 0 है इसका मतलब यह है कि ay जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा हर समय. अगर t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में पॉइंट करती है, ये भी बताना है. ax इक्वल्स टू 0 implies that at t इक्वल्स टू 1 सेकंड द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द x एक्सिस इज 45 डिग्री. तो ये सारी बातें आपको देखनी है, क्या ये सही होगी कि नहीं होगी. कैसे देखें सर? अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, यहां तो जगह है नहीं. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2. बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर लें क्या विद रेस्पेक्ट टू टाइम? सो आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम. समय के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया. सो dy बाई dt इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहने दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। dy बाई dt का मतलब vy होता है बेटा वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, 2 से तो 2 मर जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू x टाइम ऑफ dx बाई dt मतलब वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। सो y और x की वेलोसिटी में एक रिलेशन आया हमारे पास, पर मैं यहां तक नहीं रुकूंगा, मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से मैंने डिफरेंशिएशन किया समय के रिस्पेक्ट में, तो ये बेटा dvy बन जाएगा डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ x डॉट vx। बेटा ये हो जाएगा ay इज इक्वल्स टू, बेटा यहां पे uv मेथड लगाना पड़ेगा क्या, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में uv मेथड से सॉल्व करते हैं, x इंटू dvx बाई dt प्लस का vx डॉट dx बाई dt। सो ay इक्वल्स टू x इंटू, बेटा वेलोसिटी का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन प्लस vx डॉट vx। सो ay इज इक्वल्स टू x ax प्लस vx का स्क्वायर। लीजिए भाई, तो y के एक्सेलरेशन x के एक्सेलरेशन में एक रिलेशन आया मेरे पास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए यही है। अब आगे t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां था, ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे था, तो उस टाइम पे हमें सारी बातें देखनी, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 1 भी थी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 1 भी थी। चलिए भाई ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पहला ऑप्शन बोलता है अगर ax हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हमें बता रहा है ax 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें क्या बताता है कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे है और ay उसके इसमें 1 हो जाएगा। बेटा पार्टिकल की स्पीड आपको दे रखी है, बोलो तो, और किस तरफ चल रहा है वो, हाँ, एट स्टार्टिंग एट टाइम इक्वल्स टू 0 विद द स्पीड ऑफ v। बेटा तो पार्टिकल के पास स्पीड है इनिशियल वाली, तो एक काम करते हैं, जब हमने वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था तो हम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल रहे थे, उस टाइम पे ही इसको सॉल्व कर लेते। फिर अगर ax हमारा 1 है, पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है, ax 1 हो जाएगा, implies that when the particle is at origin ay is 1 0। चलो देखते हैं इसको, पार्टिकल ओरिजिन पे है, एट ओरिजिन x का वैल्यू 0 हो जाएगा, सो ay इक्वल्स टू 0 प्लस का vx का स्क्वायर। पार्टिकल ने चलना शुरू किया था विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1, पार्टिकल ने चलना शुरू किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1। तुम खुद ही देखो ना बेटा, ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन की बात करें तो अगर यहां पे 0 पुट कर दो तो vy तो 0 हो जाएगा, अगर मैं यहां पे 0 पुट कर दूं तो vy तो 0 हो जाएगा, तो मतलब y में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी x में थी, तो वो मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर। सो ay इक्वल्स टू बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ax कितना है ना, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है तो ay, पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है तो ay हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो ये तो बात सही है बिल्कुल, है ना, ये बात तो सही है ना कि अगर पार्टिकल हमारा, जब हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे था तो ay उस केस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, बहुत अच्छी बात है। ax 0 इंप्लाइज दैट ay 1 होगा ऑल द टाइम, हर समय ay जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ax को अगर 0 कर दो तो यह बोलता है कि ay जो है हर समय 1 होगा। चलो भाई देख लेते हैं, हमारी इक्वेशन में अगर ax को 0 कर दिया, इफ ax इक्वल्स टू 0 ऑल द टाइम, तो इसका तात्पर्य क्या है, ऑल द टाइम अगर ax 0 हो जाए तो मतलब vx तो कांस्टेंट हो जाएगा जो कि 1 है, तो उस केस में ay इज इक्वल्स टू x ax प्लस vx का स्क्वायर। ax अगर 0 हो जाए तो ये पार्ट हो जाएगा 0, सो उस केस में ay विल बी और 1 का स्क्वायर अगेन, तो ay कितना मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में बेटा ओरिजिन की बात कर रहे थे, इनिशियली पहले बात हो रही थी इनिशियल वाली, x 0 होना था, तो यहां पे कहानी है। अब उसने बोला है अगर ax 0 हो जाए तो बेटा अगर ax 0 हो गया तो vx कांस्टेंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यही बोला है
इफ ax इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट ay जो है वो पूरे टाइम के लिए 1 ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ax हमारा 0 हो जाए तो vx हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अगर ax हमारा 0 हो जाए तो vx कांस्टेंट होगा जो कि 1 है, तो उस केस में ay ये रहेगा एंड दिस विल बी योर ऑल द टाइम। सारे समय के लिए ay का वैल्यू हमारा 1 ही रहेगा। ये ऑप्शन भी सही है। अगर ax 0 हो जाए तो vx कांस्टेंट है, और अगर vx कांस्टेंट हो गया तो vx की वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता समय के साथ या पोजीशन के साथ में, तो ay vx स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहां से। एंड इन दैट केस vx की जगह 1 और इसका स्क्वायर किया, दिस इज द आंसर। सो आई मस्ट से कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है, बात सही बोल रही है ये भी। थर्ड ऑप्शन t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में पॉइंट करती है। ऑब्वियस ही बात है सर, देखो ना, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां था? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल था ओरिजिन पे। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां था? ओरिजिन पे। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे था तो क्या उस केस में x 0 होगा? अगर उस केस में x 0 हो गया तो vy 0 होगा कि नहीं होगा? सोचो जरा, सोचो तो सही। अगर हम ओरिजिन की बात करें एट t इक्वल्स टू 0, x 0 हो जाएगा और उस केस में vy क्या हो जाएगा? 0। तो y में वेलोसिटी है क्या? कोई नहीं है सर। तो वेलोसिटी कहां पे आएगी? सिर्फ x में। क्या y में कोई वेलोसिटी है? देखो ना, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल था ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब x का वैल्यू 0, और जैसे x को 0 किया vy 0 हो गया। यहां पे vy 0 हो गया। तो आई मस्ट से कि हाँ सर, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल जो है वो x डायरेक्शन में चल रहा था, क्योंकि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी आई वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में आ रही थी। ये जो स्पीड आ रही थी सिर्फ x डायरेक्शन में आ रही थी। बहुत बढ़िया। ax 0 implies that at t equals to 1 second the angle between the particle's velocity and the x axis is 45 डिग्री। बेटा ax 0 हमें यह बताता है कि t equals to 1 पे जो एंगल है पार्टिकल वेलोसिटी और x एक्सिस के बीच वो 45 डिग्री है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे। बोलो क्या ये बात सही रहेगी? क्या किया इसमें? यार इसमें तो एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस। यार पार्टिकल क्योंकि एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी वाई में भी हो सकती है। सोचना जरा, एक वेलोसिटी एक्स में भी हो सकती है ना, क्योंकि पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में चल रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसे सोचो जरा। इनिशियल वेलोसिटी भले मैं 0 बोल देता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद तो उसकी वेलोसिटी होगी। जैसे कि तुम इसकी बात करो, ध्यान से सुनो इसको। एक पार्टिकल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करूं तो क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी y में 0 थी? हाँ सर। क्या उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी वो सिर्फ x में थी? हाँ सर। लेकिन कुछ समय के बाद क्या उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी x में है? हाँ सर। क्या उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी y में भी है? हाँ सर। तो हमारे इस केस में भी यही है बेटा। इनिशियली y की वेलोसिटी 0 थी, है ना, uy यहां पे भी 0 है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि y में वेलोसिटी नहीं होगी, कभी y में वेलोसिटी होगी। बेटा वो पूछ रहा है कि x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल में और पार्टिकल की वेलोसिटी में क्या एंगल है। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल हमारा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच का एंगल tan थीटा होता है। tan थीटा अगर आपको याद हो तो हम निकालते हैं vy अपॉन vx करके। तो मेरे बच्चे यहां पे भी tan थीटा निकालेंगे vy अपॉन vx करके, और अगर वो थीटा 45 डिग्री आ गया तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड करते हैं। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे, है ना, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे। चलिए भाई मेरे बच्चे, हम पहली बात तो जानते हैं कि ay इक्वल्स टू कितना था? x टाइम्स ऑफ ay इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ ax प्लस vx का स्क्वायर। ठीक है, ax इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ax इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, वो हम कर देते हैं। वी वॉन्ट ax को 0 करना है बेटा। ठीक है, तो अगर ax 0 हो जाए तो ay हमारा क्या vx के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बेटा। तो यहां पे vx तो 1 था, अगर ax 0 हो जाए दैट मीन्स vx जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ax 0 हो जाएगा तो vx कांस्टेंट होगा, तो vx बराबर ux 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे पुट कर दिया ay 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। uy 0 था, सो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस का ay इंटू टी।
तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस का 1 इंटू टाइम कितना 1, सो वी वाई इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। देखा, मैं तुमसे यही तो बोल रहा था कि भाई वाई में वेलोसिटी इनिशियल वाली 0 है, जरूरी थोड़ी कि हमेशा 0 रहे। चलिए भाई, तो tan थीटा निकाल लेते बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना 1, वी एक्स कितना है, ये देखो 1, सो यहाँ पे कितना रहा 1, और tan थीटा 1 का मतलब क्या होता है, थीटा 45 डिग्री। कंप्लीट हो गया। tan थीटा 1 होने का मतलब क्या है कि थीटा जो है वो 45 डिग्री होगा, तो वो तो कंप्लीट है ना, सही है। सो आई मस्ट से कि यार फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ आई होगी बातें, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर लिए नोट सभी ने, पक्का? बड़े आगे, ये सारी बातें नोट करने में वाली है, सारी चीजें आपको नोट करनी है, जरूरी है, और ये सारी चीज आपके लिए, ठीक है। डन, पक्का, बहुत बढ़िया। ये सारी बातें नोट करो 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 करो। हो गया? इधर आइए, ये पार्ट कंप्लीट है। समझ तो आ रहा है ना सभी को? ऐसा तो नहीं है ना दिमाग के ऊपर से जा रही बातें, पता चला सर आप जो भी बता रहे हो ये एक सर का ज्ञान ऊपर से निकल गया सारा। ऐसा तो नहीं होता ना किसी के साथ? समझ रहे हो ना चीजें क्या हो रही है असल में, यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है? खुद से भी ट्राई करो, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 2019 में आया था सवाल। A ball is thrown from the ground at an angle theta with the horizontal and with an initial speed of u0। बेटा एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया at an angle of theta और इसकी जो स्पीड है वो है u0 की। For the resulting projectile motion, ये जो resulting projectile motion है, the magnitude of the average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1। बेटा यहां पे मैं कुछ नाम मार्क कर रहा हूं। Let's say this is your point A, point B, point C, point D, और ये कहानी चलती जाएगी, है ना। फिर ये y एंड दिस इज पॉइंट z। मुझे नहीं पता कहां तक जा रहा है, चलना है बस। मैं तो लास्ट वाले भी मार्किंग नहीं करना चाहता हूं, उससे क्या होगा, हम लिमिटेड हो जाएंगे फिर। तो बेटा a से लेके b तक एवरेज वेलोसिटी जो है, a से लेके b तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो है v1, ठीक है। a से लेके b तक रेंज हो जाएगी r1, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड एट द सेम एंगल थीटा। दोबारा से बॉल रिबाउंड हुई सेम एंगल थीटा पे, लेकिन इस बार इसकी स्पीड कुछ रिड्यूस हो चुकी है विद द रिड्यूस स्पीड ऑफ यू नॉट बाई अल्फा। पहले यू नॉट स्पीड से गई थी, अभी उसकी स्पीड थोड़ा कम हो गई यू नॉट बाई अल्फा, फिर स्पीड और कम हुई यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर, ऐसे करके एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। Its motion continues for a long time as shown in the figure. If the magnitude over of average velocity of the ball for the entire duration of motion, बेटा पूरे इसके लिए, हर एक पार्ट के लिए, पूरे एंड तक अगर मैं टोटल एवरेज निकालूं, या मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल पाथ, एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल पाथ, अगर पूरे पाथ के लिए मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं तो इट कम्स आउट बी 0.8 टाइम्स ऑफ v1, ठीक है। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। पूरे a से लेके लास्ट तक, राइट फ्रॉम द a टू द लास्ट, जो एवरेज होगा वो 0.8 v1 है। अल्फा क्या है वो मुझे फाइंड आउट करके बताइए। अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये मुझे बताना है आपको, ठीक है। चलिए कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। मेरा दिमाग चल गया, तुम्हारा पता नहीं चला कि नहीं चला। सबसे पहली चीज मैं ए से लेके बी तक के लिए सोल्व करता हूं। वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, हाँ सर बिल्कुल। वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, हाँ सर बिल्कुल। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टोटल टाइम को कहते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। याद आई कुछ बातें? टोटल डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, तो एवरेज वेलोसिटी जिसको कि v1 कहा जाता है, इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स
स्क्वायर अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, बोले तो x अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा यहां पे रेंज अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो v1 बनता है r बाई टी, r की जगह पे लिखते हैं 2ux uy डिवाइड बाई g अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2uy अपॉन g से g मरेगा, 2 से 2 मरेगा, uy से uy मरेगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी ux के बराबर आ रही है। सॉरी, समझ आती है बात आपको? यह बात क्लियर होती है आपको सभी को? पक्का? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। अब मैं पूरे पाथ के लिए डिफाइन करने जा रहा हूं चीजों को, पूरे पाथ के लिए डिफाइन करने जा रहा हूं। तो पूरे पाथ के लिए बेटा एवरेज कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर पाथ, एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर पाथ, तो वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मेरे बच्चे वाई में तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी r1 r2 फिर r3 फिर r4, कहानी चलती जाएगी कहां तक? n तक जा रहा है सर ये, तो इसको m तक किया मैंने। सो दिस विल बी योर rm। तो बेटा यहां तक देखो तो यहां तक चल रहा है, हर बारी वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, हर बारी वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्टिकल को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हॉरिजॉन्टल को कंसीडर करेंगे। सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश 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 rm तक चलेगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले वाले केस में t1, दूसरे वाले केस में t2, तीसरे वाले क्लास में t3, डैश डैश डैश, कहानी चलती जाएगी tm तक। समझ आती है बात यहां तक सभी को? चलो भाई, अब एक काम करते हैं, रेंज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एक काम करो, पहले तो यहां पे इसको डिफाइन नहीं कर रहे हम लोग, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है कहानी पूरी, ये इनफाइनाइट तक डिफाइन करो इसको। आप देख रहे हो बेटा, पहले स्पीड थी u नॉट, बाद में u नॉट बाय अल्फा, फिर u नॉट बाय अल्फा का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट करोगे तो u नॉट बाय अल्फा का क्यूब, फिर प्रोजेक्ट करोगे तो u नॉट बाय अल्फा का पावर 4, कहानी ऐसे चलती चलेगी आगे। ठीक है, पता है ना तो तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो पहले वाले का इसका रेंज, यहां मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा पूरा पार्ट, यही ट्राई करते हैं। वी एवरेज को 0.8 v1 क्वेश्चन में बोला गया था, 2u का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी प्लस 2, ये u नॉट था, u नॉट का स्क्वायर अपॉन अल्फा का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, 2 u नॉट का स्क्वायर कितना जाएगा, डिवाइड बाय अल्फा का पावर क्यूब, अल्फा का पावर 6, देखो पहले आया u नॉट बाय अल्फा का स्क्वायर हो गया, फिर 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो इट विल बी 4 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी प्लस 2 u नॉट का स्क्वायर अपॉन अल्फा का पावर 6, अल्फा क्यूब का स्क्वायर करोगे ना बेटा, अल्फा क्यूब का स्क्वायर अल्फा का पावर 6 होता है, डिवाइड बाय जी, और ये कहानी चलती जाएगी अप टू इंफिनिटी, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले वाला टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी प्लस 2 u नॉट बाय अल्फा साइन थीटा डिवाइड बाय जी प्लस 2 u नॉट बाय अल्फा का स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय जी, 2 u नॉट डिवाइड बाय अल्फा का क्यूब साइन थीटा डिवाइड बाय जी, और ये कहानी भी चलती जाएगी अप टू इन्फिनिटी। क्या कॉमन आ रहा है? देखो भाई 2 बाई जी ऊपर नीचे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो 2 बाई जी से सारे 2 बाई जी मार देना, सारे 2 बाई जी से सारे 2 बाई जी कॉमन आके मर जाएंगे, तो 2 बाई जी से 2 बाई जी तो सब मर गए।
सारे साइन थीटा से साइन थीटा मर जाएंगे, फिर सारे यू नॉट, देखो बेटा यहां पे वी नॉट का स्क्वायर है, नीचे यू नॉट है, चलो भाई इसको अलग से लिख लेते हैं, है ना, अगले पेज पे करते हैं इसको। सो 0.8 v1 इक्वल्स टू, सारे यहां पे यू नॉट का स्क्वायर निकाल लिया और यहां से यू नॉट निकाला, अंदर कहानी में बचता है सिर्फ कॉस थीटा को भी निकाल लो साथ में, कॉस थीटा भी निकाल लिया, अंदर कहानी में क्या बचता है बेटा, सिर्फ यहां बचता 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा का पावर 4 प्लस 1 बाय अल्फा का पावर 6, तो 1 प्लस 1 बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा का पावर 4 प्लस 1 बाय अल्फा का पावर 6, एंड ये कहानी चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। अपॉन में क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा का पावर क्यूब प्लस की कहानी इन्फिनिटी तक। अब क्या करें, अब क्या करें, अल्फा स्क्वायर, अगर मैं इसको अलग से लिखूं और आगे से इसकी पार्ट को शुरू करूं तो अल्फा स्क्वायर से किया 4 का स्क्वायर 6, सही है, ऐसा बन सकता है ना। देखो पहले वाले टर्म में इसको ऐसे डिफाइन करूं, इसमें अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 बाय अल्फा स्क्वायर से, इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई किया 1 बाय अल्फा स्क्वायर से, इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई किया 1 बाय अल्फा स्क्वायर से, तो हर अगली टर्म हमें मिल रही है जब मैं अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो सिमिलरली इधर भी 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई किया, चलिए तो दिस कम्स आउट बी 0.8 v1 इक्वल्स, बेटा ये देखो यू नॉट से एक यू नॉट मर जाएगा, ये हो जाएगा यू नॉट कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर कितना बेटा 1 बाय अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 1 अपॉन 1 माइनस का 1 बाय अल्फा। आर कितना है बेटा, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे, 1 बाय अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन रेशियो है 1 बाय आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यू नॉट कॉस थीटा को क्या मैं ux लिखता हूं, तो 0.8 v1 इक्वल्स टू ux इंटू बेटा ये हो जाएगा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा माइनस का 1। अच्छा एक चीज हमने जो पहले सॉल्व करी थी वो देखना जरा, क्या ये ux को मैं v1 लिख सकता हूं क्या, सोचो जरा, ये जो ux है इसको मैं v1 लिखता हूं, तो ux की जगह पे मैं v1 लिख देता हूं, तो 0.8 v1 इक्वल्स टू v1 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा इसको लिखते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 डॉट अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा माइनस 1 से अल्फा माइनस 1 मर जाएगा, एक अल्फा से एक अल्फा मर जाएगा, v1 से v1 मर जाएगा, तो 0.8 इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1, 0.8 हराया अपॉन 4 10 आया, सो 8 अल्फा प्लस का 8 इक्वल्स टू 10 अल्फा, 8 अल्फा उधर जाएगा 2 अल्फा बन जाएगा वो, सो 8 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू मिलता है यहां से 4, अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा 4, सो यही है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पे वो आपसे मांग रहा था द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो बोलना यहां पे इट विल बी ऑफ 4, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर रहेगी बातें सभी को सभी को समझ आई, पहले यू नॉट स्पीड से गया, फिर स्पीड डिक्रीज हो गई, फिर और डिक्रीज हुई, फिर और डिक्रीज हुई, कहानी ऐसे चलती जा रही थी, बीच में कहीं पे उसने बोला m तक आया, उसके बाद वो और आगे जा रहा है एंड इट विल गो अप टू द इंफिनिटी बेटा, क्योंकि उसने कोई स्पेसिफाई नहीं करा हम लोगों को कि कहां तक जाना था, ठीक है, हम भी चलते गए इंफिनिटी तक चलते गए, है ना। तो हमने सबसे पहले तो पहले वाले पार्ट के लिए हमने सॉल्व किया इसको a से लेके b तक, पता चला v1 x के बराबर आ रहा था, v1 जो है वो x के बराबर आ रहा था, तो v1 इक्वल्स टू ux हो गया था पहले वाले पार्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। फिर हम आगे बढ़े एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर पाथ निकालने लगे, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, y में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था, x में डिस्प्लेसमेंट आया था, तो x में जो डिस्प्लेसमेंट आया था तो वो तो रेंज होता है, तो टोटल रेंज r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 चलता जाएगा इन्फिनिटी तक।
अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। r1 लिखा, t1 लिखा, बेटा स्क्वायर करते गए सबका पार्ट, है ना, जो कॉमन था वो मैंने काट दिया, जो बचा कुचा पार्ट था वो मैंने अगले पेज पे सॉल्व किया। टोटल एवरेज पूरे पाथ के लिए 0.8 v1 था इक्वल्स टू u नॉट का स्क्वायर cos थीटा अपॉन u नॉट से u नॉट मर जाएगा। पहला पार्ट में अगर 1 बाय अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो अगला टर्म मिलता है, अगले टर्म में अगर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो उससे अगला टर्म मिलेगा। तो ऐसे करके हमारे ऊपर एक वहां पे इनफाइनाइट जीपी बन गया। सिमिलरली एक इनफाइनाइट जीपी यहां पे बना, जब इनफाइनाइट जीपी का सम किया वी गॉट दिस पार्ट। इनफाइनाइट जीपी का जब हमने सम किया तो हमें ये पार्ट मिला, और जब हमें ये पार्ट मिल गया तो हमने सॉल्व करके वी गॉट दिस फाइनल आंसर ऑफ 4। तो यही तो है फाइनल आंसर बेटा। क्लियर रहेगी बातें सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो यहां पे करते हैं इस सेशन का समापन। उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, देखो मैंने आपको 19, 20, 21 के सवाल कराए, इसके अलावा कुछ एक सवाल आपको जो दिख जाए, और वैसे तो मुझे नहीं लगता मिलेंगे, वैसे 14 के सवाल आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 14 में सवाल पूछा गया था, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे तो नहीं लगा कि वो इतना कोई खास था, लेकिन मतलब करना चाहो तो कर सकते हो तुम लोग, है ना, रिलेटिव पे बेस्ड थे वो बेसिकली। और इसके अलावा एडवांस में तो तुम्हें पता है फिर ये चैप्टर्स इतना ज़्यादा पार्ट है नहीं, मिक्स वैरायटी में वो पूछेगा, फिर वो हो सकता है आगे वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल का यूज़ करके फिर कॉन्सेप्ट बना रहे हो। तो एडवांस की यही चीज़ है बेटा, किसी टॉपिक पे डायरेक्टली सवाल नहीं है, मिक्स कॉन्सेप्ट पे सवाल है। इस टॉपिक का सवाल उठाया, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट उठाया, है ना, तो ऐसे करके एक सवाल बनाते हैं लोग फिर। तो ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन जेई की तरह नहीं कि डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल पे सवाल आ रहा है या डायरेक्टली रिलेटिव पे सवाल आ रहा है ना, वो मिक्स करेगा क्वेश्चंस को। तो इनकेस आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, वीडियो दोबारा देखना हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। वहां पे आपको जाना है IIT JEE में, और IIT JEE में आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो जाके। जैसे आप यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करते हो, यू विल गेट दिस पेज, और इस पेज में इधर की तरफ बेटा यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स, DPPs और उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, प्रॉपर सीक्वेंस में हमने सब कुछ अरेंज करके रखा है ताकि आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़े। तो आप लोग अपना टाइम बचाओ और सीधा वेबसाइट पे आके अपने लेक्चर्स की प्रिपरेशन शुरू कर दो यहाँ से, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री रहेगी बेटा, तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आके लेक्चर देखना है। वेबसाइट पे आके अगर आपको लेक्चर देखना है तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई कोर्स लेना पड़ेगा। कोई कोर्स नहीं लेना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सब एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें वेबसाइट पे आपको मिलेगी, और इवन DPPs वो भी वेबसाइट पे मिलेगी, उनके सॉल्यूशंस भी वेबसाइट पे मिलेंगे, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैनल पे नए हो तो मेक श्योर वो जो लाल बटन दिख रहा है वो दबा देना सब्सक्राइब का, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचा देना, उनको बोल देना कि भाई जेई की प्रिपरेशन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जेई की प्रिपरेशन हो रही है अप टू द एडवांस लेवल, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर तो ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी, है ना। जेई हर कोई बोलता है, लेकिन एडवांस लेवल तक उसको बहुत कम लोग लेके जाते हैं, तो हम उन्हीं कम लोगों में से हैं। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कोई नहीं लेके जाता है, ले जाते हैं, लेकिन सभी नहीं लेके जाते ना। वो सिर्फ कहते हैं कि जेई पढ़ा रहे, वो तुम्हें जेई पढ़ाने के नाम पे मेंस तक छोड़ देंगे, एडवांस तक हम लेके चलेंगे आपको, वादा कर, है ना। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और बस इतनी कहानी आज के सेशन के लिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द